हेलो दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बोहर सोमरफेल्ड थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको बोहर और सोमरफेल्ड थियरी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब हम किसी एटॉमिक गैस या वेपर को किसी भी तरीके से क्या करें, एक्साइटेड करें। किसी भी तरीका का मतलब है कि आप एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, एटॉमिक एटम जो होंगे, गैसियस एटम जो होंगे, वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो वो एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी इमिट होगा, जो रेडिएशन इमिट होगा, उसको हम अब किसी सूटेबल स्पेक्ट्रोमीटर से जब पास कराते हैं तो वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, उसको डिस्पर्स कर देता है। डिस्पर्स करके नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन्स हमको देता है। कंपोनेंट लाइन मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ देता है। तो हर एक वेवलेंथ लाइन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, और पूरे फैमिली को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे हम, आप मान लीजिए हमने ले लिया एक कंटेनर जिसमें हमने भर दिया एटॉमिक गैस। ठीक है, इसमें हमने भर दिया एटॉमिक गैस, और इसको हम किसी तरीके से तरीका हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करा के। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्साइट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये करंट का डायरेक्शन होगा प्लस से, और इसके अपोजिट क्या बहेगा, फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस गैसियस एटम से टकराएगा और उसको क्या करेगा, एक्साइट करेगा। तो इससे जो है रेडिएशंस बाहर निकलेंगे जब वो एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसके पास हम लगाते हैं एक सूटेबल स्पेक्ट्रोमीटर। ये सूटेबल स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, इस रेडिएशंस को क्या करेगा, डिस्पर्स कर देगा। क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा डिफरेंट वेवलेंथ में। तो ऐसे मान लीजिए ये डिस्पर्स कर दिए। अब जब हम इसको स्क्रीन पे देखते हैं, है ना, जब हम इसको स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें वेवलेंथ का एक डिस्क्रीट ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें एक लाइन को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, या एक वेवलेंथ को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, और इस पूरे फैमिली को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। देखिए, इसमें आप लिख के क्या आएंगे कि व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड बाय एनी मीन्स से passing electric current through it, then radiation after being dispersed by a suitable spectrometer becomes concentrated in number of discrete wavelengths. Each of these wavelength components is called spectral line, and whole family of lines is called line spectrum और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जब एटॉमिक गैस या वेपर को किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, उसमें से एक तरीका क्या हमने यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करा के। द रेडिएशन बीइंग डिस्पर्स, जो रेडिएशन जो एक्साइटेड स्टेट से एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसको हम डिस्पर्स करा लेंगे एक सूटेबल स्पेक्ट्रोमीटर से। तो जब डिस्पर्स कराएंगे तो एक नंबर ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ आपको मिलेगा स्क्रीन पे। ईच ऑफ दिस वेवलेंथ कंपोनेंट्स, हर एक वेवलेंथ कंपोनेंट्स को बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, और पूरे फैमिली को हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है। देखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है नील्स बोर ने 1913 में दिया था। ठीक है, और ये जो एटॉमिक मॉडल है केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही अप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर लिथियम है, ध्यान दीजिए, लिथियम, हीलियम ले लेते हैं पहले। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे तो ये हीलियम हो जाएगा प्लस। अब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो अब हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 प्रोटॉन होते हैं। अगर किसी तरह से हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, ठीक है, तो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। कुछ इसके बेसिक एजम्पशन से पहले जो मॉडल आया था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड में क्या कमी थी, रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस या एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि भाई देखो, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ही चेंज होती है, वेरिएबल होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और ड्यू टू एक्सेलरेशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, और जैसे रेडिएशन इमिट करेगा वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और एक
समय ऐसा आएगा कि वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इस तरह से जो है एटम की स्टेबिलिटी जो है रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, जिसको एक्सप्लेन किया किसने, बोहर्स ने, और वो अपने मॉडल में उस चीज़ को लिखा। ठीक है, तो इनके जो बेसिक एजम्पशन है उसको हम देखेंगे। तो बेसिक एजम्पशन में पहला एजम्पशन ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बोहर्स मॉडल का पहला जो एजम्पशन है वो है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक कूलॉम्ब अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स था। जो पहला इनका पॉस्टुलेट्स था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग था। सेकेंड पॉस्टुलेट ये है कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक है, h/2 या h कट के क्या हो, मल्टीपल इंटीग्रल हो, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, बहुत सारे ऑर्बिट क्या है, इमेजिनरी पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में से उन्हीं ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड h कट या h/2 के क्या हो, मल्टीपल इंटीग्रल हो। तो ये दो जो है पॉस्टुलेट्स है, जो इसमें पहला पॉस्टुलेट तो क्लासिकल मैकेनिक्स पे निर्भर करता है और दूसरा पॉस्टुलेट जो है एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को बताता है। मतलब कि दूसरा जो पॉस्टुलेट है वो क्वांटम मैकेनिक्स को बताता है ना। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में दोनों ब्रांच यूज किए जाते हैं, फिजिक्स के दोनों ब्रांच यूज्ड हैं, क्लासिकल फिजिक्स भी और क्वांटम फिजिक्स भी। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि this model was initially proposed by Niels Bohr in 1913 for hydrogen and hydrogen-like atom. The basic assumption of Bohr's atomic model is पहला है कि an electron in atom moves in a circular orbit about the nucleus under the influence of Coulomb attraction between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक कूलॉम्ब अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। ठीक है, दूसरा है कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is multiple integral of h cut या h/2 that is magnitude of orbital angular momentum is equal to nh cut या equal to nh/2 जहाँ n की वैल्यू होगी 1 2 3। दिस पॉस्टुलेट इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये पॉस्टुलेट क्या करता है, क्वांटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करता है। इसके और दो पॉस्टुलेट्स हैं वो देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉस्टुलेट्स ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड मोशन के बाद भी एनर्जी इमिट नहीं करेगा जब वो अलाउड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अलाउड ऑर्बिट का मतलब वो ऑर्बिट जिसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो h कट के या h/2 के क्या हो, मल्टीपल इंटीग्रल हो। ठीक है, चौथा जो इनका पॉस्टुलेट्स है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट तभी करेगा जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए थर्ड में आप क्या लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन इन स्पीड द इट्स एक्सेलरेटेड मोशन डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाइल मूविंग इन अलाउड ऑर्बिट। जब तक ये अलाउड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में ही क्यों ना हो। फोर्थ नंबर का पॉस्टुलेट्स है कि द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी स्टेट टू ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो इमिशन दिखाएगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन है। जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इफ़ EI एंड EF बी द एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टेट देन द एनर्जी रेडिएट ड्यूरिंग द इमिशन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, मतलब फाइनल एनर्जी स्टेट से इनिशियल एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, EF माइनस EI इक्वल टू h न्यू। ये एनर्जी जो लेके गया है उतना ही क्या करेगा, इमिट करेगा। यहाँ से न्यू की वैल्यू होगी EF माइनस EI अपॉन
एच। तो ये 4 पोस्टुलेट्स हैं। देखिए बोहर्स मॉडल जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों का एक मिक्सअप है। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज होता है और क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज होता है। जो पहला पोस्टुलेट्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है, क्लासिकल फिजिक्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा आपका पोस्टुलेट्स है वो क्वांटम फिजिक्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल रहा।